कार्निवल रो सीजन 2 के एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत में हम देखते हैं टोआमलीन को, जो कि अपने मीमा वाले घर पे सो रही थी, लेकिन तभी उसे किसी तरीके के विजन्स आने शुरू हो जाते हैं। वो खड़ी होती है, सामने एक शीशा रखा हुआ था और उसे देखने लगती है। बस बाय चांस वो उस पे हाथ लगाती है और उसी शीशे के अंदर कैद हो जाती है। हालांकि वहाँ पे डैरियस भी सो रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे टोआमलीन अंदर बुरी तरीके से अटकी हुई थी, तभी उसके सामने मीमा आ जाती है, जो कि उसे किसी तरीके का मैसेज देती है कि ये तो बस तुम्हारी शुरुआत है, तुम्हारा अंत अभी हो ही नहीं सकता, तुम्हें तो अभी बहुत लंबी जर्नी तय करनी है। और इसी के साथ में वो कह सकते टोआमलीन के चेहरे पे कुछ मार्क्स भी बना देती है और तभी टोआमलीन हाथ से उस कांच को टच करती है, जो कि टूट जाता है। तभी डैरियस की आंख खुल जाती है, वो उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन हमें पता है कि वो एक मैरिक है, कभी भी किसी तीखी चीज के चुभने से वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। तो कांच जैसे ही उसके पैर में चुभता है तो वो एक वापस से वुल्फ बनने लग जाता है। लेकिन इस वक्त तक टोआमलीन इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी कि सिर्फ उसके टच करने से डैरियस वापस से इंसानी रूप में आ जाता है, मतलब शांत हो जाता है, पूरा बन नहीं पाता है। जिसके बाद में सीन यहाँ फाइलों के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि इसी मीमा के घर पे आया था, कह सकते हैं कि डैरियस और टोआमलीन से मदद मांगने के लिए। लेकिन डैरियस यहाँ पे फाइलों की कोई मदद करने में इंटरेस्टेड नहीं था। कहीं ना कहीं वो चाहता था कि टोआमलीन वापस से भविष्य देख के उसे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे सके, उसकी कोई ना कोई मदद कर सके। लेकिन डैरियस का कहना था कि ये चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक है, टोआमलीन ऑलरेडी बहुत परेशान है और इन चीजों का इस्तेमाल करेगी तो न जाने क्या क्या चीजें हो सकती है। अब यहाँ पे फाइलों को जो जो चीजें पता थी कि किसके साथ में किसकी फाइट होने वाली है, जल्दी कार्निवल रो बर्बाद हो जाएगा, और इसी के साथ में न्यू डॉन की मदद करने के लिए स्पैरस भी घूम रहा है। तो अगर उसी जानवर के बारे में हमें पता चल जाएगा तो सोचो कितनी बड़ी चीज हो सकती है, टोआमलीन मेरी मदद कर सकती है। जिसके बाद में सीन यहाँ विनियड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि विनियड को लटका रखा था और न्यू डॉन वालों ने ही लटका रखा था, वहाँ पे ब्लैक रेबन वाले भी थे और कहीं ना कहीं विनियड को आगे किया जा रहा था कि तुम ब्लैक रेबन की सीनियर बन जाओ और उसी को लीड करो। तो यहाँ पे लियोनोरा बहुत ज्यादा विनियड को पट्टी पढ़ाने लगती है, बहुत सारी चीजें समझाती है कि कितनी सारी चीजें खराब हो रखी है, उसे बर्ग के खिलाफ बहुत ज्यादा भड़का देती है, न्यू डॉन के खिलाफ एकदम साथ में चलने के लिए कहती है कि न्यू डॉन के साथ रहेंगे ब्लैक रिबन वाले मिलके तो ये बर्ग को आराम से ध्वस्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे विनियड को अच्छी तरीके से पता था कि बर्ग के साथ में और भी बड़े बड़े से राज्य हैं, जो कि अगर अटैक करने पे आए तो इन लोगों को आराम से मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लियोनोरा कहती है कि जब पैक्ट ने हमारे बारे में ये बातें सुनी थी तो वो भी हमारे ऊपर हंसी रहा था, लेकिन आज की डेट में हमने पैक्ट को हरा दिया है। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें हमारा साथ देना है या नहीं देना है, या फिर बर्ग के लोगों का ही साथ देना है और उन्हीं के साथ में मर भी जाना है। अगर तुम्हें यहाँ पे सोचो कि अमन शांति यहाँ पे आ गई तो कितना अच्छा रहेगा, हर एक चीज कितनी सुलझी हुई रहेगी। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किस चीज को चूज करना है। कहीं ना कहीं विनियड के दिमाग में अब एक क्रांति वाली बात आ ही चुकी थी कि वो न्यू डॉन वालों का साथ देगी ही देगी, अगर कोई लफड़े झगड़े होते हैं तो वो करके ही रहेगी और बर्ग वालों से वॉर करके ही रहेगी ताकि इन लोगों को अपना हक मिल सके। जिसके बाद में वो इसी बेसमेंट के अंदर आती है जहाँ पे पहले से कैन था, यहीं पे कल उसे बांधा गया था। तो वो इतने सारे लोगों को देख के शॉक हो जाती है कि इतने सारे लोग मिले कैसे इसे। तो कैन बताता है कि काफी सारे लोग तो यही के ही हैं, बॉस ने भी इसका साथ दिया और इसी के साथ में जेल से काफी सारे लोग भी छूटे थे। अब गाइज आप लोग याद करिए, जब स्पैरस ने अटैक किया था, जोना को मारा था, यानी कि सोफिया और जोना जो चांसलर थे उन्हें मारा था, तो काफी सारे कैदी भी आजाद हुए थे। तो ये स्पैरस का काम था। तो यहाँ पे जितने भी कैदी है उन सबको कहीं ना कहीं न्यू डॉन के लोगों पे विश्वास हो गया था, वो अब लियोनोरा की मदद करने के लिए तैयार हो गए थे। तो ये सारे के सारे क्रिमिनल ही भरे हुए थे। हमने उसी की एक साथी थी, लेकिन इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। लेकिन इन दोनों का कहना यही था कि इनके आपस के लोगों के लिए ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है, भले ही एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जान से मार देंगे, लेकिन फिर भी अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए वॉर साथ में ही लड़ेंगे। क्योंकि अगर कोई एक भी जना नहीं हुआ तो उसकी कमी तो खलेगी ही खलेगी और ये एक दूसरे के साथ में ही पूरे हो पाएंगे। जिसके बाद में सीन यहाँ सीधा इमोजिन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अभी वो अपने घर पे ही थी और इतने दिनों से गायब थी, तो काफी सारी न्यूज वगैरह पढ़ रही थी। यहाँ पे उसे एक न्यूज से पता चलता है कि कैसे चांसलर की मौत हो गई थी और ऐसा स्पैरस ने किया था, और स्पैरस जो कि है वो न्यू डॉन की तरफ से ही फाइट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं वो इसी कैस्टर से झगड़ा कर रही थी कि आखिर ये सब हुआ क्या, तुम लोगों ने बर्ग के लोगों के ऊपर इतना सारा अटैक क्यों करवाया, मुझे इस चीज का जवाब दो। तो कैस्टर उल्टी सीधी बातें करने लगता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्रेस भी बोलता है कि इसे इसका सही जवाब दो। तो कैस्टर कहता है कि बर्ग के लोगों ने भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करने की कोशिश करी, हमारे भी न जाने कितने सारे नौजवानों को मार दिया, और अब जब हम शांति चाहते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। लेकिन इमोजिन को पता था कि ये कोई शांति वांति की बात नहीं कर रहे, कोई क्रांति की ही बात कर रहे हैं, बर्ग के लोग खतरे में आ जाएंगे। तो वो मना कर देती है कि अगर तुम्हें इतना ही अच्छी तरीके से समझाना आता है तो आप पार्लियामेंट में जाके तुम बात करोगे, मैं बात नहीं करने वाली, ना ही मैं अपनी कोई राय रखूंगी, तुम्हें लड़ना है, तुम्हें मरना है, तुम करो जो भी करना है। लेकिन कैस्टर यहाँ पे भड़क जाता है और कहता है कि नहीं, ये बात तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी क्योंकि तुमने हमें वादा किया है, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर बाहर जितनी भी न्यू डॉन की सेना बैठी है वो बर्ग के ऊपर अटैक कर देगी, कार्निवल रो को जला देगी, कोई भी शहर जिंदा नहीं बचेगा। तो अब इमोजन के दिमाग में एक बात आने लगती है कि वैसे भी इस बर्ग ने मेरा कौन सा साथ दिया है,
हमेशा से मेरे ऊपर अलग अलग तरीके के इल्जाम ही लगे हैं, मैं कभी भी अच्छी तरीके से जी ही नहीं पाई हूँ, तो कल को अगर ये जल भुन के मर भी गए, लड़ भी लिए, वॉर भी हो गई, तो इसमें मेरा क्या फायदा। तो इमोजन यहाँ पे तय कर लेती है कि मैं तो पार्लियामेंट के सामने जाके कोई भी भाषण नहीं दूंगी कि न्यू डॉन और बर्ग के बीच में समझौता हो जाना चाहिए या फिर अमन आ जाना चाहिए। जिसके बाद में सीन यहाँ फाइलों के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब वो टुआमलीन से खुद डायरेक्ट बात करने के लिए जाता है, तो टुआमलीन कहती है कि क्या हुआ, तुम पहले क्यों नहीं आए। तो यहाँ पे इन दोनों की बात से साफ ही पता चल गया था, किसी से डेरियस ने उसे मना किया था। फाइलो अभी भी कह ही रहा था, टुआमलीन को समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम क्या देख पाओगी, क्या नहीं देख पाओगी। तो यहाँ पे टुआमलीन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन डेरियस बार बार में बात को काट रहा था। अब यहाँ पे फाइलो पूछता है कि अगर स्पेरस आता है तो उसने तुम्हें कहाँ से मारा था, तुम कहाँ पे खड़ी थी, तुमने क्या क्या देखा था अपने फ्यूचर में। तो टुआमलीन उसे सब कुछ बताती है कि स्पेरस यहाँ पे खड़ा था, मैं यहाँ पे खड़ी थी, वो मुझे जान से मारने वाला था। तो अब यहाँ पे फाइलो इस पूरी सिचुएशन को बदलने वाला था, क्योंकि उसे फ्यूचर पता चल गया था। वो यहाँ पे एक सिनेरियो बनाता है कि अगर स्पेरस यहाँ पे आया तो वो यहाँ पे मशीन गन लेकर आएगा और अंदर बैठा हुआ डेरियस और इसी के साथ में फाइलो जो कि पीछे बैठा हुआ रहेगा, दोनों ही मिलकर स्पेरस पे अटैक करेंगे और उसे जान से मार देंगे। क्योंकि अगर स्पेरस ही नहीं होगा तो न्यू डॉन की सेना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कह सकते हैं कि वो ही सबसे बड़ा हथियार है जिसे मार दिया जाएगा। लगता है कि हाँ मेरे जेब के अंदर पड़ी ना मशीन गन, जिसे मैं अभी निकालूंगा और अभी के अभी इस्तेमाल भी कर लूंगा। फाइलो कहता है कि तुम्हें इस बात की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ रनियंस को ये बात पता चल गई थी कि न्यू डॉन के जितने भी लोग आए हैं, इन्होंने ही कोई ना कोई घपला किया है और ये यहाँ पे फाइट बैक क्रांति वगैरह करने के लिए आए हैं। क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो स्पेरस आया था वो न्यू डॉन की तरफ से ही आया था। तो अब न्यू डॉन के जो एम्बेसडर है वो उनको पकड़ने के लिए आ जाता है। इसका मतलब है कि एग्रेस और इमोजन, इसी के साथ में कैस्टर को भी पकड़ा जा रखा था। तो यहाँ पे इमोजन सब बता देती है कि ये लोग तुम्हारे यहाँ पे फाइट बैक करने के लिए आए हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। रनियन सुन भी रहा था लेकिन विश्वास नहीं कर रहा था। तो इमोजन कहती है कि मैं तो यही की हूँ, मैं तो तुम लोगों की जान बचाना चाहती हूँ। कल को अगर तुम लोगों ने इनके साथ में बात नहीं की या कोई अगर चीजें नहीं की तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा वॉर छेड़ देंगे। तो यहाँ पे कैस्टर भी कहता है कि ठीक है, हम हमारी बात वापस ले लेंगे, इसके लिए हमें हमारे ग्रुप से बात करनी पड़ेगी, आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम इन सब चीजों को ठीक कर देंगे। अब यहाँ पे रनियंस तो कुछ भी ना करके सारी चीजों को ठीक करके जा चुका था। असल के अंदर रनियंस ने अपना पासा खेल दिया था। वो तो हंसता मुस्कुराता बाहर चला जाता है और साथ ही में एक इंसान को पीछे भी लगा देता है कि भाई इन लोगों का ध्यान रखना कि आखिर ये लोग क्या करने वाले हैं। दूसरी तरफ सीन यहाँ टुआमलीन के ऊपर शिफ्ट होता है। विनियट उसे मिलने के लिए आती है, लेकिन अब तक टुआमलीन को ये बात पता चल चुकी थी कि जो विनियट है वो ब्लैक रेवन को ज्वाइन कर चुकी है, साथ ही में न्यू डॉन के लोगों के साथ में भी है। वो एक बहुत बड़ी वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है और कल को होके ये लोग मर भी सकते हैं। लेकिन विनियट उसे बहुत समझाती है कि नहीं, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ ताकि हम लोग यहाँ से खुशी खुशी बाहर निकल सके, बर्ग के लोगों को मार सके या फिर अपनी लाइफ तो अच्छे से जी सके। लेकिन टुआमलीन को इन सब चीजों पे विश्वास नहीं था। वो कहती है कि तुम्हें भी पता है कि जो इनके साथ में है वो स्पेरस, उसी ने ही मेरी जान ली थी, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा कि वो आगे जाके भी मेरी जान ले लेगा। तो विनियट कहती है कि मैं विश्वास दिलाती हूँ कि वो तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगा, मैं कहती हूँ कि सारी चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन टुआमलीन को तो पहले से पता था कि भाई चीजें नहीं हो पाएगी ठीक। जिसके बाद में सीन यहाँ फाइलों के ऊपर शिफ्ट होता है। जो कि डॉम्बी से मिलने के लिए आया था, उसे असल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चाहिए थी, जो कि था स्पेरस का दांत। अगर स्पेरस का दांत मिल जाता है तो टुआमलीन वापस से एक बार भविष्य देख सकती है। तो डॉम्बी कहता है कि तुम्हें विश्वास भी है उस काला जादू करने वाली लड़की के ऊपर, लेकिन फाइलों को तो बहुत अच्छी तरीके से विश्वास था क्योंकि एक दो बार पहले भी उसने ये चीजें देखी ही थी। दूसरी तरफ हम यहाँ पे इमोजन को देखते हैं और जो कैस्टर था उसने एक लेटर लिख के दिया था और अब ये लोग मिलके एग्रेस को भेजने वाले थे लियोनोरा के पास में, ताकि वो संदेश भेज सके कि आप कोई भी वॉर आगे मत छेड़िए। तो एग्रेस कहता है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा। कैस्टर कहता है कि तो फिर हमें यहाँ की सरकार उठा के जेल में डाल देगी कि हम उन्हें नहीं मना पाए और इसी के साथ में युद्ध तो होगा ही होगा। तो एग्रेस को ना चाहते हुए भी अपना ये संदेश लेके जाना पड़ता है कि ये लोग शांत हो जाएं, किसी भी तरीके की वॉर को ना करे। जिसके बाद में सीन यहाँ वापस से फाइलों के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। डॉम्बी उसे बैरिक की बॉडी के पास मिलाया था। अब यहाँ पे फाइलों को पता करना था कि आखिर आगे क्या होने वाला है। इसी चक्कर में वो अपने ही दोस्त की बॉडी के अंदर हाथ डालता है और जो उसकी इंटेस्टाइन थी उसके अंदर से एक दांत निकाल लेता है। यहाँ डॉम्बी के पास में भी कोई ऑप्शन नहीं था फाइलों की मदद करने के अलावा, क्योंकि उसे पक्का पता था कि अगर फाइलों कुछ कर रहा है तो सोच समझ के कर रहा होगा और सच में स्पेरस पकड़ा जाएगा तो बहुत ही मदद हो जाएगी। अब तक फाइलों को दांत मिल चुका था जिसे वो रैप करके अपनी पॉकेट में रख ही लेता है। लेकिन तब तक यहाँ पे बाकी पुलिस फोर्स भी आ चुकी थी जो कि फाइलों को देख के बहुत ज्यादा भड़क जाती है। साथ ही में और ज्यादा इसलिए भड़कते हैं क्योंकि डॉम्बी एक फे की मदद कर रहा था, तो इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो डॉम्बी यहाँ पे झगड़ पड़ता है कि भाई ये स्पेरस से फाइट करने में मदद करेगा, तुम लोगों को समझ में नहीं आती है क्या, तुम खुद जाके पकड़ लो उस स्पेरस को, तुम पकड़ पाओगे क्या। तो ये लोग कहते हैं कि कुछ भी हो, तुम आखिर इस गंदे नाली की कीड़े की मदद क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत बहस छिड़ जाती है। जिसके बाद में सीन एग्रेस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। एग्रेस और इमोजन के बीच में खूब सारी बातें हुई थी। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने के चक्कर में बहुत ज्यादा एम्बैरेस थी, बहुत ज्यादा दुखी भी थे और इसी के साथ में इमोजन बार बार में पूछा भी करती थी कि अब उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एग्रेस कह ही चुका था कि तुम तो हमेशा वैसे ही मेरी बात मानती हो, तो अब तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तो वैसे भी एक पग हूँ, एक क्रिच हूँ, मैं तो अपने मुंह बंद रख रख के परेशान हो गया हूँ जब से न्यू डॉन के अंदर से आया हूँ। तो एग्रेस के साथ में
बहुत गलत गलत चीजें हुई थी, तो आज भी उसके हाथ में कोई भी चीज नहीं थी। तो वो खुद को कह सकते हैं कि एक तरह से खुद की बलि चढ़ाने के लिए जा रहा था, क्योंकि अगर वो वहाँ पे जाएगा कार्निवल रो के अंदर और वहाँ पे वैसे इंसानों को जाने नहीं दिया जाता, तो वहाँ पे क्या सीन होगा किसी को भी नहीं पता। एग्रेस जिंदा भी आएगा नहीं आएगा। तो इमोजिन बहुत ज्यादा परेशान थी। तो एग्रेस भी उसे माफी मांगता है कि अगर मैंने तुम्हारा दिल दिखाया हो तो मुझे माफ कर दो। इमोजिन भी माफी मांगती है और आखिर के अंदर एग्रेस यहाँ से चला ही जाता है। जिसके बाद में सीन यहाँ कार्निवल रो पे शिफ्ट हो जाता है। विनियट बैठी थी कैन के साथ में और कहीं ना कहीं विनियट को भी लग रहा था कि अगर ये लोग न्यू डॉन के लोगों का साथ दे रहे हैं तो वो कहीं गलत तो नहीं है, सही तो नहीं है, क्या चीज हो सकती है क्या नहीं हो सकती। कैन उसे पूरा पूरा विश्वास दिलाता है कि देखो जो भी होगा अच्छा ही होगा, हमें आज नहीं तो कल फाइट बैक तो करना ही था और हम हमारे लोगों के लिए तो ये सब कर रहे हैं। असल के अंदर कैन को बिल्कुल भी नहीं पता था कि न्यू डॉन के लोग कितने बुरे हैं, यानी कि ये जो लियोनोरा अपनी टीम को लाई है वो असल में झगड़े कराने के लिए ही लाई है। कैन को भी ये बातें नहीं पता थी। अब तक यहाँ पे एग्रेस जो है वो कार्निवल रो के अंदर पहुंच चुका था। एग्रेस पहली बार इस जगह की ऐसी हालत देख रहा है। हालांकि उसने पहले भी बहुत गरीब जगहें देखी है, खुद भी इसी जगह से निकला है, लेकिन इतने सालों पहले से इसने ये चीजें नहीं देखी थी कि कार्निवल रो की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। वहाँ पे एक छोटे से बच्चे को देखता है और उससे आगे का रास्ता पूछता है और उसके पास जो भी पैसे थे वो सब कुछ दे देता है। जिसके बाद में एग्रेस एक बार के अंदर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर न्यू डॉन के लोग उसे देखेंगे तो अपने आप ही वो संदेश लेने के लिए उससे मिलने के लिए आएंगे। तो बियर बार के अंदर खड़ा होता है और तभी उसे विनियट मिलने के लिए आती है, जो कि उसे सीधा लियोनोरा के पास में ही लेके जाएगी। तभी इनका कोई पीछा भी कर रहा था तो कैन उस आदमी को पकड़ लेता है। ये दोनों आपस में बात ही कर रहे थे। अब एग्रेस के थॉट्स अलग थे। एग्रेस को लग रहा था कि बर्ग जैसा भी है, बुरा है, अच्छा है, लेकिन वो हम लोगों की मदद करता है। लेकिन अब तक विनियट का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका था। वो लियोनोरा की ही बातें रिपीट कर रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग हमारे कभी भी मदद नहीं करेंगे, बल्कि अगर हम अमन शांति का प्रस्ताव रखेंगे तो चीजें ठीक हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में भी थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी हो ही जाती है। जिसके बाद में अब एग्रेस को उठा के सीधा लियोनोरा के पास में पेश कर दिया जाता है। लियोनोरा उसे देखती है और इसी के साथ में ये भी कहती है कि तुम्हें तो कोई संदेश देके भेजा गया होगा। वो जैसे उस पेपर को खोलती है तो उसमें तो कोड वर्ड के अंदर लिखा हुआ था कि इमोजिन ने बात करने से मना कर दिया है। जिसके बाद तो लियोनोरा भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हें यहाँ पे क्यों भेजा गया है। तुम्हें भेजा ही इसलिए गया है ताकि अगर कोई भी बैक स्टेप ले ले तो उसका एक आदमी को यहाँ पे भेज दिया जाएगा। इमोजिन ने जब मना कर दिया है कि वो पार्लियामेंट में अपनी बात नहीं रखेगी, न्यू डॉन का साथ नहीं देगी, तो अब देखो तुम्हारे साथ में क्या होता है। एग्रेस का तो दिमाग घूम जाता है कि भाई उसके साथ में तो गेम हो गया है, उसे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके कपड़े बड़े फाड़ दिए जाते हैं और उसे बंदी बना लिया जाता है। जिसके बाद में सीनियर रनियंस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब रनियंस ने जो अपना आदमी लगाया था वो तो पकड़ा जाता है, तो आगे की चीजें वो पता ही नहीं कर पाता। तो वो यहाँ पे जो दो लोग थे उनसे ही बातचीत वगैरह कर रहा था कि अब इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, न्यू डॉन की बात सुननी चाहिए, उनके प्रस्ताव को पार्लियामेंट में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो ये लोग तो कहते हैं कि भाई कार्निवल रो जल रहा है मर रहा है, हम लोगों को इससे क्या लेना देना, न्यू डॉन की भी हम लोग बात क्यों ही सुने, उनको जो करना है करने दो। लेकिन रनियंस कैसे तैसे करके इन्हें मना ही लेता है कि चीजें देखो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, अगर पार्लियामेंट में उनकी बात सुनी जाएगी रखी जाएगी तो प्रॉब्लम क्या है, हमें मेन तो यहाँ पे शांति ही स्थापित करनी है, तो हम उनकी बात जरूर सुनेंगे। जिसके बाद में सीन यहाँ टोरमलीन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब उसके पास में स्पैरस का दांत था, इसी चक्कर के अंदर वो अपना प्रोसीजर स्टार्ट करती है। डेरियस को बहुत ज्यादा डर लग रहा था लेकिन तो भी फाइलो उसके पास में ही था। दूसरी तरफ अब यहाँ पे विनियट कैन ये लोग मिलके यानी कि ब्लैक रिबन के लोग मिलके अब जो पुलिस ऑफिसर्स वगैरह हैं इनको परेशान करने के लिए निकल गए थे। इन्हीं बर्ग की फोर्स को धीरे धीरे करके खत्म करते जाना है और ऐसा न्यू डॉन के लोगों ने यानी कि लियोनोरा के लोगों ने ही इन्हें ऑर्डर्स दिए थे। अब ये लोग ऐसा करने जा ही रहे थे कि तभी फाइलो विनियट को रोक लेता है। तो पीछे से कैन और उसकी फ्रेंड कहती है कि ये आदमी फिर से आ गया, ये आदमी फिर से पुलिस वाला बनने लग गया। तो विनियट कहती है कि तुम लोग आगे जाओ, मैं 5 मिनट के अंदर आती हूँ। फाइलो बहुत कोशिश करता है विनियट को रोकने की कि देखो तुम मत करो, तुम ये गलत काम करती जा रही हो, तुम्हें भी पता है कि ये सब चीजें ठीक नहीं है। विनियट कहती है कि देखो मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ और मुझे ये सब करना ही है, मैं करके ही रहूंगी, तुम तुम्हारा ध्यान रखो और तुम्हें जो करना है तुम तुम्हारे हिसाब से करो। विनियट उसकी बात नहीं सुनती ना ही रुकती है। फाइलो बहुत समझाता है कि देखो चीजें गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन विनियट नहीं रुकती है और फाइलो को खुद का ध्यान रखने के बाद कहकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद में सीन इमोजिन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो पूरे दिन से एग्रेस का वेट कर रही थी लेकिन एग्रेस नहीं आता, बल्कि उसके लिए एक तरीके का मैसेज आता है। एक बॉक्स के अंदर उसके खून से भरे हुए कपड़े और इसी के साथ में एग्रेस का आधा सींग आता है। इसका मतलब है कि उसे सोचो कितना ज्यादा टॉर्चर किया गया होगा। ये चीज देखे तो इमोजिन के हाथ से बॉक्स गिर जाता है, वो बहुत जोर से रो पड़ती है और साथ ही में कैस्टर यहाँ पे पीछे खड़ा खड़ा कहता है कि आज अच्छा हुआ कि उसका सर नहीं आया, अगर अब तुमने पार्लियामेंट के अंदर बात करने से मना किया तो अगली बार सीधा उसका सर ही आएगा। तो टोरमलीन को देखते हैं जो कि अपना ब्लैक मैजिक करना स्टार्ट कर चुकी थी, लेकिन इसी के साथ में एक सीन और दिखाया जाता है जो कि एक बियर बार का था। अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे, वो कहीं ना कहीं डॉम्बी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि डॉम्बी आखिर क्यों उस फेक रिच की मदद कर रहा है, साली को हमारी मदद करनी चाहिए, उन फेक रिच को जला देना चाहिए। तो ये लोग बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। ब्लैक रिबन, कार्निवल रो सबको गालियां देने लगते हैं और कहते हैं कि हम सालों को मार देंगे, उन्होंने हमारे आदमियों को ये किया वो किया, हम डॉम्बी को भी नहीं छोड़ेंगे। सब नशे के अंदर तो थे ही। तभी यहाँ पे इनका एक बंदा बाहर आता है, जस्ट बाय चांस बाहर आता है और ऊपर से हम देखते हैं कि विनियट कैन और उसकी फ्रेंड यहाँ पे बॉटल्स लेके खड़े थे ताकि वो इस बियर बार को जला दे और अंदर जितने भी पुलिस वाले
वहीं के वहीं जल के मर जाए। ये बात विनियड को नहीं पता थी। विनियड कहती है कि मैं अभी के अभी इन लोगों को बाहर निकालती हूँ, फिर तुम भले इसे जला देना। बस उसे तो एक तरह के लोगों को परेशान करना था। लेकिन कैन कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इन लोगों ने हमें बहुत परेशान करा है, हमारी दोस्तों को जान से मारा है, तो अब इनका मरना तो तय है ही। विनियड मना कर पाती इससे पहले तो कैन और उसकी फ्रेंड ने जो आग जलाने वाली बॉटल्स थी वो इस बियर बार के ऊपर फोड़ दी। और ऑब्वियसली बात है कि दारू है तो दारू तो आग पकड़ती ही पकड़ती है। देखते ही देखते पूरा बियर बार जल जाता है। अंदर जितने भी लोग थे बाहर भागने से पहले अफरा तफरी के अंदर जल जाते हैं। और जलते जलते उनमें से जो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बंदा था उसने विनियड को देख लिया था। विनियड ने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी बेचारी खुद को बचा रही थी क्योंकि ऑब्वियसली बात है गोलियां पड़ रही थी। लेकिन उसका फेस यहाँ पे रिवील हो जाता है कि ब्लैक रिबन की इस वाली फेक रिच ने हमारे ऊपर अटैक किया था। अगली सुबह हम देखते हैं कि डॉम्बी फाइलो के कहने पे एक मशीन गन भी अरेंज करके ले आता है। अब फाइलो यही मशीन गन मीमा के घर पे लगा देता है और डेरियस को सिखा देता है। और ऑब्वियसली बात है डेरियस तो इसके अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा स्पेशल था और अब वो पूरी तरीके से सिक्योर करता है कि टोआमलीन को कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर यहाँ पे स्पेरस आता भी है तो। अब आखिरी के अंदर टोआमलीन अपना वो ब्लैक मैजिक करना शुरू करती है, फेस पे गजब वाला मेकअप वगैरह कर लेती है, भयानक ही लग रहा था थोड़ा, हाथ ब्लड के अंदर डालती है और तब जाके उसे अपनी दिव्य दृष्टि आती है। फ्यूचर आता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पेरस का ही उसे विजन दिख रहा था। तो हम यहाँ देखते हैं कि रनियंस था, बाकी सारे लोग भी थे और तभी वो स्पेरस पीछे घूमता है। तब हमें उसकी असली पहचान होती है। असल के अंदर ये स्पेरस और कोई नहीं बल्कि मेजर वीर था, जो कि इतने टाइम से इन लोगों के बीच में ही था और किसी और कंपनी का मेजर बना हुआ था ताकि वो लोगों के बीच में रह सके और आज तक किसी को उसके बारे में पता ही नहीं चला। और इतने बड़े रिवील के साथ में गाइस कार्निवल रो सीजन 2 का सेकंड लास्ट एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।